प्लीज। ओह, एक्सक्यूज मी। श्योर। कभी नहीं करूंगा। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फॉर प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है बॉलीवुड की एक्शन क्राइम फिल्म शान, दुश्मनों से बदला लिया, जिसका निर्देशन शोले जैसी कल्ट फिल्म बनाने वाले निर्देशक रमेश सिप्पी ने किया था और इसका निर्माण उनके पिता जीपी सिप्पी ने सिप्पी फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर के तहत किया था। इसकी कहानी सलीम जावेद ने शोले 1975 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद लिखी थी। ये फिल्म भारत में 12 दिसंबर 1980 को रिलीज हुई थी और इसमें सुनील दत्त, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी, मजहर खान, जॉनी वाकर और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। फिल्म शान को उसके शानदार संगीत के लिए भी याद किया जाता है, जिसे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी के द्वारा तैयार किया गया था। अब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। दोस्तों, फिल्म शान से जुड़ी बहुत सारी मजेदार बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप बस कुछ लम्हों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर। जब निर्देशक रमेश सिप्पी ने शान फिल्म बनाने के बारे में शोले जैसी कल्ट फिल्म के लेखक सलीम जावेद से बात की, तो सलीम जावेद जोड़ी के जावेद अख्तर ने क्या कहा था, जानेंगे इस वीडियो में। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फिल्म शान में जिन सितारों को कास्ट किया गया था, शूटिंग शुरू होने से पहले उनमें से ज्यादातर बदल क्यों गए। चलती शम्मा से मिलके गले, परवाने जल जाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा की लेट लतीफी से तंग आकर रमेश सिप्पी क्या करने जा रहे थे और फिर क्या हुआ। रह जाएगा यादों का धुआं, कल हम कहाँ तुम कहाँ। अभिनेता मजहर खान की कास्टिंग कैसे हुई थी, यह भी जानने वाली बात है। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब का असमय देहांत होने की वजह से फिल्म शान में आखिर क्या हुआ था। मैं तेरा, तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आगे इसी तरह आपसे जुड़े रहकर बॉलीवुड की जटिल जानकारियों से आनंद उठाते रहें। ये है दिल की लगी, ये नहीं दिल लगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, फिल्म शान वर्ष 1980 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में 5वें स्थान पर रही थी, क्योंकि इसका कुल बजट था लगभग 3 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ रुपए ही सिर्फ कमाए थे, जिसे उस वक्त उम्मीद से बहुत कम आंकी गई थी। इस वजह से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया था। वहीं इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म कुर्बानी, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और ये ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म आशा, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और ये भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। और तीसरे स्थान को प्राप्त करने वाली फिल्म रही राम बलराम, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई के साथ हिट कहलाई। मित्रों, फिल्म शोले की जबरदस्त सफलता के बाद निर्देशक रमेश सिप्पी से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थी। इस वजह से रमेश सिप्पी के ऊपर एक प्रेशर सा बना हुआ था। यही कारण था कि वो अपनी आगामी फिल्म को और भी भव्यता देने पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। इस संबंध में जब शोले फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद से रायशुमारी की गई तो जावेद अख्तर ने कहा कि शोले कल्ट बन चुकी है, ऐसे में उससे बड़ी फिल्म बनाना बेहद मुश्किल काम है। फिलहाल हमें नए कलाकारों को लेकर एक छोटे बजट की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जावेद अख्तर की सलाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। लेकिन जावेद अख्तर ने अपना लेखक धर्म निभाते हुए शान फिल्म के लेखन में अपना 100% देने में जुट गए।
लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात दबी रह गई कि शोले की भव्यता और लोगों की उम्मीदों के आगे ये फिल्म नहीं टिक पाएगी। और कहा जाए तो जावेद अख्तर का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। फिल्म शान का शोले के आगे जाना तो दूर, कहीं से भी उसके बराबर भी नहीं खड़ी हो पाई। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। खैर, लेखन जब पूरा हुआ तो इसकी कास्टिंग शुरू हो गई और फिर भूमिकाओं में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और प्रवीण बॉबी को चुना गया। चौंकिए मत, रुक जाइए, मुझे मालूम है फिल्म शान में ये सारे कलाकार नहीं थे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दरअसल धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और संजीव कुमार फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही फिल्म से बाहर हो गए थे और ऐसा क्यों हुआ था वो सब मैं आपको अभी बता रहा हूं, सुन लीजिए। दरअसल उस समय अमिताभ बच्चन का स्टारडम शिखर पर था। अमिताभ बच्चन का नाम यानी फिल्म की सफलता की 100% गारंटी। ऐसे में उस दौर के नायकों में असंतोष और काम को लेकर प्रतिद्वंदिता की वजह से भय की स्थिति बनी हुई थी। कहा जाए तो उन नायकों में एक धर्मेंद्र भी थे जो अमिताभ के भौकाल के आगे खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे और उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए अपना एक पैमाना बना रखा था कि अगर निर्माता अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं तो अमिताभ बच्चन के मुकाबले उनका रोल बेहतर होना चाहिए। इसलिए फिल्म शान में धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ से बेहतर लिखा गया था। लेकिन यहां निर्देशक रमेश सिप्पी को यह भी डर था कि कहीं वो अमिताभ बच्चन के स्टारडम को भुनाने में चूक न जाएं। ऐसे में उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की भूमिकाओं को समान कर दिया। लेकिन जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ फिल्म ही छोड़ दी। बना बनाया खेल एक झटके में बिगड़ते देख रमेश सिप्पी को एक बड़ा झटका तो जरूर लगा होगा, ये तो लाजमी है। लेकिन आपको बता दूं, रमेश सिप्पी जल्दी ही इस झटके से उबर गए, शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी को साइन करके। अब बदलाव यह हुआ कि अमिताभ बच्चन और प्रवीण बॉबी को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रोल में शिफ्ट कर दिया गया और शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी उनकी जगह पर फिट कर दिए गए। खैर, फिल्म को छोड़ने की अगली बारी अब संजीव कुमार की थी, जो शुरू में सुनील दत्त के द्वारा निभाए गए बड़े भाई की भूमिका करने वाले थे। लेकिन उन्हें यह भूमिका ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद रमेश सिप्पी उन्हें मजहर खान के द्वारा निभाई गई अब्दुल की भूमिका सौंप दी। पर दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों संजीव कुमार को पहला हृदयघात हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचें। और यहां अब्दुल की भूमिका में काफी फिजिकल डिमांड थी। ऐसे में संजीव कुमार ने शाकाल की भूमिका मांगी, जिसके लिए रमेश सिप्पी शुरू में तैयार भी हो गए। संजीव कुमार ने अपना सर भी मुंडवा लिया, लेकिन अंत में रमेश सिप्पी उन्हें शाकाल की भूमिका में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब यह बात संजीव कुमार को पता चली तो वो खुद फिल्म से बाहर हो गए, जिसके बाद शाकाल की भूमिका कुलभूषण खरबंदा के पास चली गई। भूल के सब बातें हंसते हैं, यही प्यार की शान। संजीव कुमार के बाद फिल्म छोड़ने वाले अगले कलाकार रहे विनोद खन्ना, जो ओशो रजनीश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर किसी की भी परवाह नहीं की, चाहे उनके चाहने वाले हों, पत्नी हो, बेटे हो, सभी को एक बारगी से त्यागते हुए सीधे ओशो आश्रम पहुंच गए। इस तरह रमेश सिप्पी को विनोद खन्ना वाली भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा को देनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, अब जरा आगे भी सुन लीजिए। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा, जो अपने लेट लतीफी के कारण बॉलीवुड में मशहूर थे, उनका यह रवैया इस फिल्म के दौरान भी जारी रहा। निर्देशक रमेश सिप्पी शूटिंग में शत्रुघ्न सिन्हा के लेट आने की वजह से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर यानी अपने पिता जीपी सिप्पी और लेखक जोड़ी सलीम जावेद के साथ इसका समाधान निकालने के लिए एक बैठक की। बैठक में गंभीरता से विचार करते हुए यह तय किया गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह पर नसीरुद्दीन शाह को ले लिया जाए। खैर, जब इस बाबत नसीरुद्दीन शाह से बात की गई तो उन्होंने कुछ दिनों का मोहलत मांगा, क्योंकि वो उन दिनों फिल्म अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है कि शूटिंग में व्यस्त थे, जिसकी शूटिंग अंतिम चरण की चल रही थी। ऐसे में जावेद अख्तर ने नसीरुद्दीन शाह को समझाते हुए कहा कि आप क्यों एक छोटी फिल्म के चक्कर में पड़े हैं, आपको यह फिल्म छोड़कर शान से जुड़ जाना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह को यह बात बेहद बुरी लगी कि अपने फायदे के लिए ये लोग किसी छोटे प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि जब तक अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता
लगता है फिल्म की शूटिंग पूरा नहीं कर लेते तब तक किसी दूसरी फिल्म से नहीं जुड़ेंगे। और इधर जब फिल्म से निकाले जाने की बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो वो रमेश सिप्पी से मिले और अपनी गलती स्वीकारते हुए फिल्म में बने रहने की इच्छा जाहिर की, जो कि रमेश सिप्पी द्वारा सहर्ष ही मान लिया गया। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म शान में मजहर खान के चुने जाने का क्रेडिट जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी को जाता है। दरअसल एक रात हनी ईरानी ने मजहर खान को किसी डिस्को में देखा। मजहर बेहद आकर्षक लग रहे थे। कहा जाता है कि हनी ईरानी ने काम के सिलसिले में फिर मजहर खान को जावेद अख्तर से मिलवाया। जावेद अख्तर भी आकर्षक नौजवान मजहर खान को देख काफी प्रभावित हुए और कहा कि आप अपनी कुछ फोटोज मेरे दफ्तर पर छोड़ दें। जावेद अख्तर के कहे अनुसार मजहर खान ने उनके दफ्तर में अपने कुछ फोटो छोड़ आए। इस बात को कई महीने गुजर जाने के बाद एक दिन मजहर खान को यह संदेश मिला कि रमेश सिप्पी को वो फोटोज बेहद पसंद आ गए हैं और उन्हें अपनी अगली फिल्म शान में लेना चाहते हैं। दोस्तों ये सुनकर क्या हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मजहर खान को पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि शोले जैसी कालजयी फिल्म बनाने वाले निर्देशक ने उन्हें पसंद किया है, लेकिन जब आपकी मेहनत की वजह से ऊपर वाला आप पर मेहरबान हो जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मजहर खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। मजहर खान को शान में चुने जाने की खबर जब मीडिया और आम लोगों तक पहुंची तो लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए कि वो फिल्म में मुख्य खलनायक होंगे। लोगों के ऐसा सोचने के पीछे एक ठोस कारण भी था। दरअसल लोगों को यह लग रहा था कि अमजद खान की तरह ये भी इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं। जैसे रमेश सिप्पी ने शोले में अमजद खान को गब्बर सिंह का किरदार देकर एक बड़ा मौका दिया था, वैसे ही मजहर खान को भी शान में मिलने वाला है। लेकिन फिल्म शान के अब्दुल में वो गब्बर सिंह वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फिल्म शान से पहले मजहर खान वर्ष 1979 की फिल्म संपर्क में नजर आ चुके थे। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। मित्रों आपको बता दें, फिल्म शान में शाकाल का अड्डा जिस आइलैंड में दिखाया गया है वो इंग्लैंड स्थित स्टीफहोम आइलैंड है। कुलभूषण खरबंदा को जब ये बात पता चली कि उनका अड्डा इंग्लैंड में दिखाया जाएगा तो वो बहुत खुश हुए। वो मन ही मन कल्पना करके रोमांचित हो रहे थे कि इस बार वो प्रोड्यूसर के खर्चे पर इंग्लैंड में एक लंबा वक्त गुजार पाएंगे। लेकिन जल्दी ही उन्हें यह जानकर झटका लगा कि स्टीफहोम आइलैंड को सिर्फ बाहर से शूट किया जाएगा, जहां उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और शाकाल के अड्डे का अंदरूनी हिस्सा बॉम्बे स्थित स्टूडियो में सेट लगाकर फिल्माया जाएगा। यहां कुछ लोगों को यह भ्रम भी हो सकता है कि जब सुनील दत्त शाकाल के अड्डे से भाग रहे होते हैं तो शाकाल हेलीकॉप्टर से पीछा करते हुए उन्हें गोली मार देता है। इस सीन की शूटिंग उसी आइलैंड के बाहरी इलाके में हुई है, लेकिन यहां एक अलग ही खेल किया गया है जिसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। दरअसल इस दृश्य में हेलीकॉप्टर पर आप जो शाकाल बने कुलभूषण खरबंदा का क्लोजअप देखते हैं वो भारत में ही शूट किया गया था, और हेलीकॉप्टर का उड़ने वाला शॉट जिसमें शाकाल नहीं दिखता है वो इंग्लैंड में शूट किया गया था। फिल्म शान का गीत प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से की शूटिंग के दौरान परवीन बॉबी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। दरअसल उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके बाद वो अपने तत्कालीन प्रेमी कबीर बेदी के साथ इलाज करवाने के लिए अमेरिका चली गई थी। ऐसे में उन दिनों के प्रतिष्ठित मैगजीन में यह खबर भी छपी थी कि परवीन बॉबी अब कभी भारत वापस नहीं लौटेंगी। फिल्म शान में परवीन बॉबी का किरदार बेहद मॉडर्न और वेस्टर्न अंदाज लिए हुए था, इसलिए रमेश सिप्पी के द्वारा परवीन बॉबी के विकल्प के रूप में सिमी ग्रेवाल को चुन लिया गया था। उन्होंने जुबानी तौर पर उनसे सहमति भी ले ली थी, लेकिन तभी अचानक एक दिन परवीन बॉबी भारत में प्रकट होकर सभी को चौंका देती हैं और फिर अपने हिस्से की शूटिंग भी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा करती हैं। इस तरह सिमी ग्रेवाल को फिल्म शान में शूटिंग करने का मौका मिलते मिलते नहीं मिला। दोस्तों फिल्म में बिंद्या गोस्वामी के इंट्रोडक्शन सीन में आप जिस खूबसूरत
टू सीटर कार को देखते हैं, उसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है। दरअसल वो विदेशी पोर्श कॉन्टिनेंटल कार है जिसे खास तौर से इस फिल्म की शूटिंग के लिए इंपोर्ट किया गया था। इस कार के बारे में यह जानना शायद आपको हैरान कर सकती है कि साल 1980 तक भारत में यह केवल एक ही अकेली पीस थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शूटिंग के बाद इस कार का क्या हुआ होगा, तो आपको बता दें शूटिंग पूरी होते ही इसे भारी कीमत पर बेच दिया गया था। क्या पिकअप है गाड़ी का, जरा सा एक्सीलेटर दबाया हवा से बातें करने लग जाती। शोले के बाद सिप्पी फिल्म्स की ये दूसरी ऐसी फिल्म रही जिसे लंदन में प्रोसेस किया गया था। गौरतलब है कि जहां शोले 70 mm रील्स और स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ रिलीज हुई थी, वहीं शान में उससे भी एक कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें सिप्पी फिल्म्स के रेगुलर सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा, जो कि शोले में किए अपने काम से खूब लोकप्रिय हुए थे, शान की शूटिंग के बीच में ही अचानक उनका देहांत हो गया। ऐसे में उनके जगह पर सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी SM अनवर को सौंपी गई, जो कि इससे पहले द्वारका दिवेचा को फिल्म शोले में असिस्ट कर चुके थे। भूल के सब बातें हंसते हैं, यही प्यार की शान। दोस्तों, फिल्म के लोकप्रिय गीत यमा यमा का जो वर्जन आप सुनते हैं, वास्तव में वो एक रिहर्सल वर्जन है। दरअसल फिल्म के संगीतकार राहुल देव बर्मन इसे अंतिम रूप से एक बार और रिकॉर्ड करना चाहते थे और रफी साहब इसके लिए सहर्ष तैयार भी थे, लेकिन इसी दौरान रफी साहब का अचानक देहांत हो गया। ऐसे में मजबूरन गाने के रिहर्सल वर्जन को ही फिल्म में उपयोग किया गया, लेकिन इसके बारे में अगर बताया ना जाए तो किसी को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आपको मालूम होना चाहिए रफी साहब का राहुल देव बर्मन के साथ ये अंतिम गीत रहा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। फिल्म के मुख्य खलनायक शाकाल का किरदार एक जेम्स बॉन्ड फिल्म से प्रेरित है। दरअसल वर्ष 1967 में जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सीरीज में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है यू ओनली लिव ट्वाइस। जेम्स बॉन्ड फिल्म की फिल्में अक्सर अपनी ही तरह की टेक्नोलॉजी और स्टंट के लिए जानी जाती हैं, जिसमें हीरो और विलेन दोनों बेहद स्टाइलिश तरीके से पेश किए जाते हैं। ठीक उसी तरह फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस में भी अभिनेता डोनाल्ड प्लीसेंस ने भी बोल्ड फेल्ट नामक किरदार निभाया था। यह किरदार अपने रूप रंग और काफी हद तक हाव भाव में भी शाकाल से मिलता जुलता है। दरअसल निर्देशक रमेश सिप्पी को हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित होने के लिए जाना जाता है। उनकी कालजयी फिल्म शोले भी कई विदेशी फिल्मों को मिलाकर बनी एक मजेदार, बेहतरीन, शानदार, मसालेदार खिचड़ी है जिसका स्वाद लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं और आने वाले 100 सालों तक भी नहीं भूल पाएंगे, ये तो लाजमी है। सलीम खान ने शान फिल्म के बुरा प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए एक बार कहा था कि हमने इसके स्क्रीन प्ले पर कई गलतियां की जो कि दर्शकों को चुभ गईं। शोले के मुकाबले इस फिल्म के स्क्रिप्ट में इमोशनल ट्रीटमेंट की कमी रही। आज वर्षों बाद जब मैं इस फिल्म को देखता हूं तो अपनी गलती पर सर पीट लेता हूं। गौर करें कि जब आपका बड़ा भाई मर गया हो और आप उसके कातिल से बदला लेने के लिए मिशन पर हों, तो ऐसे में आप किसी लड़की के साथ रोमांटिक गाना तो नहीं गा सकते। लेकिन हमने फिल्म को बैलेंस करने के उद्देश्य से इसमें जानू मेरी जान सरीखे एक गीत को डाला जो कि फिल्म की गंभीरता को कम करती चली गई। इस फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक बार रमेश सिप्पी ने कहा था कि फिल्म के बॉम्बे में शूटिंग के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके सबसे बड़े कारण अमिताभ बच्चन थे। दरअसल उन दिनों अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता चरम पर थी। ऐसे में लोगों को जब पता चलता कि मुंबई के फला इलाके में वो शूटिंग कर रहे हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिन्हें कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता और इस कारण शूटिंग को रद्द करना पड़ता था। रमेश सिप्पी आगे कहते हैं, शूटिंग रद्द हो जाने के चलते उस दिन का पूरा सेटअप अगले दिन फिर से तैयार करना पड़ता और इस पूरे घटना चक्र के चलते अमिताभ बच्चन की 1 सेकंड की शूटिंग का खर्च हमें 10,000 रुपए पड़ रहा था। अरे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। फिल्म शान न केवल बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ गई बल्कि अवार्ड के मामले में भी फिल्म का लगभग ऐसा ही हाल रहा। वर्ष 1981 में आयोजित 28वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की श्रेणी में नामांकित किया गया था, जिनमें से ये केवल एक बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड हासिल करने में सफल रही थी। यह अवार्ड शान फिल्म के सिनेमेटोग्राफर SM अनवर साहब को हासिल हुआ था।
शम्मा से मिलके गले परवाने जल जाएंगे। दोस्तों, ये थी फिल्म वर्ष 1980 की सर्वाधिक चर्चित फिल्म शान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। अगर आपको हमारे यह प्रयास सराहनीय लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने लोगों में शेयर भी कर दें। इसके अलावा लाइक और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। हो नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। प्यार करने वाले प्यार करते हैं। माया